नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि जहां सभी लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ने आते थे, आज वही एक बुजुर्ग माता को उनका कोई अपना लेने आया था। उन बुजुर्ग माता का नाम सरला देवी था, जिसे 1 महीने पहले ही उनका बेटा जहां यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर गया था। वह अपना और कोई नहीं, उनकी बेटी शालिनी थी, जिसे पता लगते ही वह अपनी माँ को लेने आ गई। माँ को देखते ही शालिनी की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इतना ही कहा, माँ अपना सामान पैक कर लो, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है, हमें अभी निकलना है घर के लिए। बेटी की बात सुनकर सरला जी आंखों में आंसू लिए बोली, कौन सा घर बेटा, मेरा तो घर कब का छूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो शालिनी बोली, माँ तुम मेरे साथ घर चलोगी। शालिनी की बात सुनकर माँ बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा तू, मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी तो जमाई बाबू क्या सोचेंगे। माँ की बात सुनकर शालिनी गंभीर होते हुए बोली, नहीं माँ, यह फैसला मैंने उनकी सहमति से ही उठाया है, बल्कि मेरी सासू भी मेरे इस कदम से बहुत खुश है। उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ, बुढ़ापे में मुझे भी अपना एक दोस्त मिल जाएगा। खैर छोड़ो, यह बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप चलो, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। थोड़ी ही देर में सरला देवी ने आश्रम में अपने सभी साथियों से विदा ली और गाड़ी में जाकर बैठ गई। सरला देवी को जाते देखकर सभी बुजुर्ग यही सोच रहे थे कि काश ऐसी बेटी सभी के घर में हो तो किसी को भी वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शालिनी भी सबको नमस्कार करके गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चलने लगी। गाड़ी में बैठी हुई सरला देवी बस अपनी बेटी को ही निहार रही थी, क्योंकि 3 भाइयों की इकलौती बहन शालिनी ही आखिर में अपनी माँ की पीड़ा को समझ पाई थी। तभी शालिनी ने कहा, माँ थोड़ी देर मेरी गोद में सर रख कर लेट जाओ, आपको आराम मिलेगा। बेटी की बात सुनकर एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति माँ बेटी की गोद में सिर रखकर लेट गई। माँ के लेटते ही उसका अतीत अब उसकी बंद आंखों के सामने उभरने लगा था कि जब शादी करके पहली बार वह ससुराल आई थी और सास के पैर छुए तो उसे आशीर्वाद मिला था, दूधो नहाओ पूतो फलो। गांव के हर बूढ़े बड़े ने उसे ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। उन सब का आशीर्वाद का ही फल था कि 1 साल के बाद ही उनके घर में लड़के की किलकारियां गूंज उठी। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। 3 बेटों के बाद आखिरी शालिनी होने के बाद यह सिलसिला थमा। गांव के सब लोग यही कहते हैं कि कहां तो मिन्नतों के बाद भी लोग बेटे का मुंह नहीं देख पाते और कहां इसके आंगन में 3 चांद के टुकड़े। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते। 4 बच्चों की गृहस्थी संभालना कोई फूलों की सेज तो ना थी। दिन भर काम करते करते वह थक कर चूर हो जाती। समय की रफ्तार के साथ जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें गांव की जिंदगी के साथ बांध कर रखा नहीं जा सकता था। यह बात उसके पटवारी पति अच्छी तरह जानते थे। इसलिए गांव की शिक्षा की समाप्ति के बाद बेटों को आगे पढ़ाने के लिए शहर भेजने का सिलसिला चल पड़ा। शहर भेजने के लिए उन्हें कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े थे, यह या तो वह ही जानती थी या उसका पति। उसने घर खर्च में 1-1 रुपये में कटौती कर दूध घी बेचा और उसके पति ने अपनी जमीन का टुकड़ा बेच दिया और थोड़ा बहुत साहूकार से कर्जा भी लिया। पर गनीमत यह रही कि उनकी यह मेहनत रंग लाई। बेटे एक एक करके पढ़ते गए और नौकरियां लगते गई। सबकी शादियां भी होती गई, यहाँ तक कि शालिनी की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। अब दोनों गांव में अकेले रह रहे थे। बेटे बहुओं ने तो पहले ही एक एक कर अपनी दुनिया अलग बसा ली थी। बेटी भी पराये घर चली गई थी, फिर भी दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार मन करता तो बच्चों को के पास चले जाते और 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। गांव की माटी को छोड़कर उनका मन कहीं और लगता ही नहीं था। पर ऐसा अधिक समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु होने के पश्चात उसको गांव में रहने पर सबको ऐतराज होने लगा। 3 बेटों के होते बूढ़ी माँ अकेली रहे, यह सुन सुनकर उसके कान पक गए। फिर भी वह बिना परवाह किए, किसी पर बोझ ना बनते हुए अपना सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती, शरीर ने भी साथ छोड़ना
छोड़ दिया। एक दिन अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। बड़ा बेटा पास के ही शहर में रहता था, खबर सुनकर आया और गांव वालों के दबाव में उसे अपने साथ ले गया। यहीं से प्रारंभ हुआ सरला देवी के जीवन में निराशा और पीड़ा का दौर। बड़ा बेटा बहुत अच्छी पोस्ट पर था, मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, सब सुविधाएं थी उसके पास। एक दिन प्रमोशन मिलने पर घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। वह अंदर ही अंदर कमरे में बैठी रसोई से सारी तैयारियां देख रही थी, लेकिन एक ही जगह बैठे बैठे थक गई तो बाहर आ गई। अनेकों आंखें आकर उस पर चिपक गई। बेटे की नजर चुराती आंखों की भाषा उसने साफ पढ़ ली। जान गई कि अपने विशिष्ट अतिथियों के सामने वह उसका परिचय तक देने से हिचकिचा रहा था। उसका मन टूट गया। वह माहौल में उसका दम घुटने लगा। उसका दूसरा बेटा कुछ दिन बाद मिलने के लिए आया तो उसने अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के ठंडे माहौल से दुखी तो थी ही, सो झट से तैयार हो गई। दूसरे बेटे के घर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि उसे वहां क्यों लाया गया था। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू के बरसों बाद बेटा हुआ था, इसलिए उन्हें घर संभालने और बच्चे की देखरेख करने में कठिनाई होती थी, इसलिए उसकी आवश्यकता थी। फिर भी वह खुश थी कि चलो अपना ही अंश है, इन हाथों में बनेगा तो उसे संतोष होगा। पर बेटे बहू के राज में उसकी हैसियत वहां सिर्फ एक नौकरानी से अधिक न थी। इसी बीच शालिनी भी उससे मिलने आई, पर भाभी के तौर तरीके देखकर उसे पता चल गया कि यहाँ माँ की क्या हैसियत है। उसने माँ को अपने साथ चलने का आग्रह किया, पर माँ ने हंसकर टाल दिया। भला इस उम्र में वह बेटी के घर एहसान ले। 3 बेटे हैं उसके, और वह बेटी के घर जाकर रहे तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी शालिनी ने माँ को वहां से ले जाकर सबसे छोटे बेटे के पास छोड़ दिया। बीच बीच में उससे आकर मिलने और पता लेने का भी कह गई, और भैया भाभी से उसे कैसे रखते हैं। छोटा बेटा तो माँ के लाडला था। माँ को विश्वास था आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ न होते हुए भी वह उसके पास सुखी रहेगी, परंतु यहाँ भी उसके नसीब में चैन न था। बहू का स्वभाव बहुत ही तीखा था। महीना बीतते उसकी गतिविधियां बहू और बच्चों को ऐसे ही प्रतीत होने लगी। बच्चों को ऐतराज था कि दादी सुबह सुबह घंटी की टन टन कर उन्हें सोने नहीं देती। बहू भी बात बात पर कमियां ढूंढती। एक दिन नौकरानी से बिगड़ गई और कि इस डिब्बे में कम घी क्यों है। माताजी आरती के लिए ले गई। आरती के लिए, अरे लोगों को तो देसी घी खाने को नहीं मिलता, और यह है कि आरती में फूके जा रही है। हमें क्या पता हम गृहस्थी कैसे चलाते हैं, पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो बस ढोंग करना आता है। शाम को जब वह छोटा बेटा घर आया तो बहू ने साफ कह दिया कि या तो मैं रहूंगी इस घर में या माँ जी। बेटा अपने पति के पक्ष लेते हुए बोला, माँ जब से तुम आई हो तब से हमारे घर की सुख शांति चली गई है। परेशान हो चुका हूँ तुमसे। रोज शाम को ऑफिस से घर आता हूँ तो एक ना एक बखेड़ा खड़ा करके रखती हो तुम। अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दोनों बेटे तो पहले ही परेशान हो चुके हैं, अब हमें भी बख्श दो। बेटे के मुंह से इतने कठोर वचन सुनकर माँ का हृदय पसीज गया कि जिन बेटों के लिए मैंने जिंदगी भर संघर्ष किया, आज उन्हीं बेटों के लिए एक माँ को पालना भारी हो गया है। माँ कुछ ना बोली और चुपचाप बेटे के पीछे पीछे चल दी वृद्धाश्रम की ओर। तभी शालिनी ने माँ को हिलाया तो अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। शालिनी बोली, माँ पानी पियोगे क्या, काफी देर हो गई है। माँ ने भी हाँ में सिर हिला दिया। शालिनी ने माँ को पानी दिया और सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैं माँ से मिलने उस दिन घर चली गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भैया ने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, क्योंकि फोन पर भी भैया कभी माँ से बात नहीं करवाते थे। उस दिन घर गई थी तो कितना हंगामा हुआ था भाभी के साथ मेरा। जाते हैं ही मैंने पूछा था कि माँ कहाँ है, तो भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था, हमसे हमारा ही खर्चा नहीं निकलता और वह बूढ़ी माँ हमारे सिर पर आकर बैठ गई, इसलिए हमने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है। भाभी की यह सब सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू तैर गए कि 3 बेटों के होते हुए माँ की यह दुर्दशा। कैसी विडंबना है जो माँ अपने नाजुक कंधों पर सारे बच्चों का बोझ, अपनी ममता वह त्याग से उठा लेती है। उसी माँ को सारे भाई मिलकर भी सम्मान से नहीं रख सकते। शालिनी आगे बोली, माँ के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, भगवान इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो भाभी बोली, ओहो अच्छा हमने अन्याय किया है तो तुम कर दो अब न्याय।
इतनी ज्यादा बातें आ रही हैं तो तुम ले जाओ माँ को अपने साथ, ले आओ वृद्धाश्रम से। तो शालिनी बोली, हाँ हाँ, अब तो मैं ले ही जाऊंगी माँ को, बहुत देख ली उनकी दुर्दशा, अब और नहीं होने दूंगी। अरे तुम जाओ ना, बात कहने और करने में बड़ा फर्क है। नहीं भाभी, मैं उनमें से नहीं हूँ, जो कहती हूँ वो करके भी हिम्मत करने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं आज ही वृद्धाश्रम जाकर माँ को ले आऊंगी। तभी गाड़ी रुकी और शालिनी अपनी यादों से बाहर आई। देखा तो गाड़ी शालिनी के घर के सामने खड़ी थी। तभी शालिनी के पति और बच्चे नानी नानी करते दौड़ते हुए बाहर आए। शालिनी के पति ने सरला देवी को अपने हाथों का सहारा देकर नीचे उतारा। सरला देवी सोच रही थी कि क्या सोचा होगा दामाद जी और उनकी माँ ने कि इतने बड़े परिवार के होते हुए भी बेटी के घर में शरण लेनी पड़ी। सरला देवी संकोच में गड़ी जा रही थी, पर घर पहुंचते ही शालिनी की सास ने उसका सारा संकोच दूर कर दिया। बड़ी आत्मीयता से मिली और सामान सहित उसे कमरे में ले गई। सरला देवी ने देखा कि उसके आने से पूर्व ही उसके लिए सोने की व्यवस्था कर दी थी। नहा धोकर वह अभी बैठी ही थी कि शालिनी उन दोनों के लिए दूध और नाश्ता ले आई। वह फिर संकोच में डूबने लगी। तभी शालिनी की सास बोली, सच बहन जी, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर समय की साथी मिल गई। यूं तो बेटा, बहू और पोता सभी हैं घर में, पर हम उम्र साथी की बात ही कुछ और है। उसकी जुबान पर ऐसे ताला पड़ा था। उसे असमंजस में देखकर शालिनी जी की सास फिर बोली, बहन जी, बेटा हो या बेटी, औरत के लिए तो पति के बाद यही होते हैं। जब हम उनके पालन पोषण व पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव नहीं करते, तो फिर उनका हाथ पकड़ने में कैसा संकोच, कैसा विचार। हाथ चाहे बेटे का हो या बेटी का, वह माँ को सहारा देने वाला होना चाहिए। फिर तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अपनी बेटी आपने मुझे देकर मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। शालिनी की सास की बात सुनकर सरला देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज इन आंसुओं में विश्वास और स्नेह की चमक थी। शालिनी जी के घर सरला जी को रहते हुए लगभग 10 साल गुजर गए। एक सुबह नाश्ता करने के बाद शालिनी की सास और सरला जी बातें कर रही थी। तभी सरला जी कहती हैं कि शालिनी बेटा, दोपहर के खाने में जो भी बनाना है उसकी तैयारी मैं कर लेती हूँ, लाओ मुझे सब्जी लाकर दे दो, मैं काट देती हूँ। शालिनी ने मटर लाकर अपनी माँ को दिया और कहा कि मम्मी आप मटर छील लो। दोनों समदन बैठकर मटर छील रही थी और बातें भी कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। शालिनी जी की सास ने उठ करके दरवाजा खोला तो सामने शालिनी का बड़ा भाई खड़ा था। शालिनी की सास को देखते ही उसने नमस्ते किया और अंदर आ गया। सामने माँ को देखकर माँ के भी पैर छू करके माँ को प्रणाम किया। यह देखकर सरला जी सोचने लगी कि पिछले 8-10 साल बाद बेटा यहाँ आया है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी शालिनी बाहर आई और भाई को देखकर ठिठक गई, परंतु फिर अपने आप को संभाल कर भाई के लिए पानी लेकर आई और भाई से पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी भाई कहता है, शालिनी मैं माँ को लेने आया हूँ, माँ अपने घर में ही रहेंगी। तभी शालिनी बोली, भाई पिछले 10 साल में आज आपको माँ की याद आई, सच बात तो कुछ और ही है, बताओ अब क्या बात है। भाई की आंखें भर आई और बोला, मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लग गए थे। बेटी ने तो बिना बताए ही अपनी कंपनी के ही एक सहकर्मी से शादी कर ली और अब दोनों विदेश चले गए और शादी के बाद कभी वापस नहीं आई। जबकि बेटे की शादी हमने अपनी मर्जी से एक बड़े खानदान की लड़की से की, परंतु उसकी शादी के कुछ महीने बाद ही उस लड़की के भाई का एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसलिए उसके अमीर बाप की जायदाद का कोई वारिस नहीं बचा, तो उसने अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया और बेटा भी उसके साथ ही उनके घर चला गया, जो कभी भी फिर लौट कर नहीं आया। मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैंने दोनों बच्चों की शादी में तुम्हें और माँ को नहीं बुलाया। शालिनी, तेरी भाभी पिछले 1 साल से कैंसर से जूझ रही है। पहले तो हमें पता नहीं चला, वैसे ही दवा दारू करवाते रहे और पैसे लुटाते रहे। जब कैंसर का पता चला तो बेटे को बहुत बार बुलाया, वो आऊंगा ऐसे तो बोलता है, परंतु अभी तक आया नहीं। अब तुम्हारी भाभी कैंसर की 3री स्टेज में है, वह कोई काम भी नहीं कर पाती। उसके इलाज पर मेरा सारा पैसा खर्च हो गया, इस वजह से मुझे नौकरों को भी नौकरी से निकालना पड़ा। इतना सुनते ही शालिनी बोली, नहीं भैया, माँ अब कहीं नहीं जाएगी,
जब आपके पास धन दौलत सब कुछ था, उस वक्त तो आपने माँ को किसी से मिलवाते हुए भी शर्म आती थी। आज माँ आपके घर में खाना बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी माँ ने ही बीच में बोलते हुए कहा, शालिनी बेटा, मुझे जाने दे। तेरे भाई को आज मेरी जरूरत है। यहाँ भी तो बैठी ही रहती हूँ। मैं थोड़ा खाना बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? शालिनी बोली, माँ तू भूल गई वो दिन जब इन तीनों ने मिलकर आपको वृद्धाश्रम भेज दिया था? सरला जी बोली, बेटा, इनकी करनी इनके हाथ, मेरी करनी मेरे हाथ। बेटा, मैं माँ हूं। जब तुम में से किसी को भी यदि बुखार आता था तो मैं सारी रात बैठकर ठंडी पट्टी करती थी। इनकी आंखों में आंसू ना आए इसके लिए मैं चुपचाप वृद्धाश्रम जाने के लिए भी तैयार हो गई। आज भी इनकी आंखों में आंसू मैं कैसे देख सकती हूँ? बेटा, ये समझे या ना समझे, पर एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और शालिनी बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि कम से कम मेरी बेटी में तो सारे गुण हैं। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर आज बेटों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देकर देख लेती हूँ। वैसे बेटा, कम से कम मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दूं, बाकी इनका ये जाने। तभी शालिनी बोली, माँ, मुझे गर्व है कि मैं तेरी बेटी हूं। और हाँ भाई, ध्यान रखना, अगर माँ से फिर तुम्हारा मन भर जाए तो वृद्धाश्रम भेजने की बजाय बेझिझक मेरे घर छोड़ जाना। मेरे घर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, इसके अलावा मुझे चाहिए ही क्या? सरला जी के बेटे की आंखों में निर्झर नीर बह रहा था और वह सोच रहा था कि भगवान ने मुझे मेरी करने का फल दिया है। हमने हमारी देवी जैसी माँ के साथ क्या किया था, फिर भी आज वह हमारे लिए इस उम्र में भी अपने फर्ज निभाने की बात करती है, जबकि हम तो अपने सारे फर्ज ही भूल गए थे। सरला जी बेटी से विदा लेकर बेटे के साथ उसके घर आ जाती है और देखती है कि उसकी बहू के सिर के सारे बाल कीमोथेरेपी की वजह से उड़ चुके थे और शरीर भी काला पड़ गया था। जिस जगह जिस कोने में सरला जी को रखा गया था, उसी जगह पर वह पड़ी अपनी बची हुई जिंदगी के दिन गिन रही थी। सरला जी को बड़े बेटे के पास आए 1 महीना ही हुआ था कि सरला जी का मंझला बेटा आया जो दूसरे शहर में रहता था। जैसे ही उसने माँ को देखा तो आंखों ही आंखों में इशारा करके भाई से पूछा, भाई, माँ यहाँ कैसे? तब भाई ने उसे दूसरी तरफ ले जाकर बताया कि भाई, तेरी भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है, वह कुछ काम नहीं कर सकती, तो मैं माँ को यहाँ खाना बनाने के लिए ले आया हूँ। तू बता कैसे आना हुआ? क्योंकि वो जानता था कि बिना किसी काम के तो ये यहाँ नहीं आ सकता। तब मंझले ने कहा, बस भाई, क्या बताऊं, लड़के की शादी है तो आपकी जरूरत पड़ेगी। बड़े बेटे ने आश्चर्य से कहा, अभी से शादी? अभी तो मात्र बच्चा 15-16 साल का ही है। हाँ भाई, पर उसके कर्म ऐसे ही हैं कि उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्या हुआ? तब मंजले ने बताया कि मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था, सो मैं वहां चला गया। महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए आ पाता था। वह अपनी मम्मी के साथ घर पर ही रहता था, परंतु मम्मी की कोई बात वह मानता नहीं था। वह स्कूल भी बंक करता और कॉलेज के लड़कों के साथ मटर गश्ती करता हुआ घूमता था। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, तो माँ से पैसे लेकर बड़े बड़े लड़कों के साथ पैसे उड़ाता था और वो लड़के उसका फायदा उठाते। उसकी माँ को लगा कि बेटा स्कूल जा रहा है, पढ़ता है, पर वह तो उन लड़कों के साथ सारे गलत काम सीख गया। अब आपसे क्या छुपाऊं, यहाँ तक कि इस उम्र में वह लड़कियों के चक्कर में भी पड़ गया। वह सारे लड़के उसके पैसों से लड़कियों को ऐश करवाते और खुद भी ऐश करते, और इसको भी इसमें लिप्त कर लिया। उसने इस उम्र में ही बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ रंग रेलियां मनाना शुरू कर दिया। इसी के चलते एक लड़की गर्भवती हो गई तो उन लड़कों ने उसे आगे कर दिया। लड़की के घर वालों ने खूब बवाल किया, परंतु वे जानते थे कि अमीर बाप की औलाद है, तो अब इस बात पर अड़ गए कि अब तुम्हें हमारी बेटी की शादी अपने बेटे से करनी होगी, वरना पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा। भाई, यदि पुलिस तक मामला गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी, और वैसे भी आप तो जानते ही हो कि कितनी मिन्नतों के बाद ये पैदा हुई हमारी इकलौती संतान है। यह भी यदि बाल सुधार गृह चला गया तो इसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। इसलिए मैंने सोचा शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना अभी कर दूं। यह सारी बातें माँ भी सुन रही थी।
तो उसकी आंखों में आंसू की धार बहने लगी और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे। मंझला भाई बड़े भाई को शादी में आने का बोलकर मां से नजरें बचाकर वहां से चला गया। अभी 2-4 दिन ही गुजरे थे कि छोटे बेटे का बड़े बेटे के पास फोन आया और भाई को एक दिन घर आने के लिए कहा। तो बड़े बेटे ने माँ से कहा कि माँ, छोटे का फोन आया था, कोई जरूरी इमरजेंसी है तो मैं उससे मिलकर आता हूँ। जब बड़ा बेटा छोटे के घर पहुंचा तो क्या देखता है कि घर के मेन गेट के पास खाली पड़े गैराज में छोटे और उसकी पत्नी चारपाई पर बैठे हैं। भाई को देखकर दोनों ने प्रणाम किया और वहीं पड़ी कुर्सी पर उन्हें बैठाया। पास में गैस चूल्हा पड़ा हुआ था और उस पर छोटे की पत्नी चाय बनाने लगी। बड़े को कुछ कुछ समझ में आने लग गया था। चाय अभी पूरी बनी भी नहीं थी कि गैस खत्म हो गई। पत्नी ने छोटे की तरफ इशारा करके कहा कि गैस खत्म हो गई है। तो छोटे ने घर के अंदर आवाज लगाई, बहू, तुम्हारे ताऊजी आए हैं, चाय बना कर लाना। तभी अंदर से बड़बड़ाने की आवाज आने लगी, यह दो क्या कम थे जो आज भाई को और बुला लिया। यह घर नहीं, जैसे कोई धर्मशाला है। दुनिया को तो एक समय चाय नहीं मिलती, इन बुड्ढों को 4 टाइम चाहिए। किसी न किसी को बुला ही लेते हैं। और फिर आवाज आई कि वह बुढ़िया बैठी, उससे चाय भी नहीं बनाई जाती क्या? बना लेगी खुद, मेरे बस की नहीं है। तभी छोटे बोला, बहू, यहाँ गैस खत्म हो गई, वरना ये तो बना ही रही थी। और भाई से बोला, देखा भाई, एक कप चाय भी बनाकर नहीं देती। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो सर्दी में बार बार गर्म पानी पीना पड़ता था, पर बहू देती ही नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से ये चूल्हा रखा गया। भाई, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप बड़े हो, कुछ समझाते। इतना कहकर छोटे चुप हो गया। बड़ा भाई सोचने लगा, यह सब हमारे ही कर्मों के फल हैं। पिताजी के गुजरने के बाद एक माँ हम 3 भाइयों से संभाली नहीं गई। ये तो होना ही था। तभी बहू चाय लेकर आती है। तब बड़े बेटे ने बहू से कहा, बेटा, ये तुम्हारे सास ससुर हैं, इनकी सेवा करने का फर्ज तुम्हारा ही है और तुम इस तरह से पेश आती हो, यह तो बहुत गलत बात है बेटा। तभी बहू तपाक से बोली, आप तो रहने दीजिए ताऊ जी, अपने बेटे बहू से तो करवा लो अपनी सेवा। ताई जी मरने को हो रही है, तब भी वो उसे देखने तक नहीं आई, और मैं इनकी सेवा क्यों करूं? क्या इन्होंने की थी अपनी सास की सेवा? मुझे सब पता है, इन्होंने तो खुद अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया था। मैं कम से कम वह तो नहीं कर रही, इस घर में रहने तो दे रही हूं, वरना इनको भी वृद्धाश्रम में होना चाहिए, जैसा इन्होंने किया वैसे ही। बहू की बात सुनकर बड़ा भी सोच में पड़ गया कि बहू सही ही तो कह रही थी। हमने तीनों ने भी तो माँ के साथ कितना बुरा किया। यह तो माँ है जो बेटों के दुख सुनते ही तुरंत दौड़ी चली आई। वर माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।